अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं प्रोफेसर जाम खालिद हुसैन, प्रोफेसर इन बायोलॉजी, पीएचडी रिसर्च स्कॉलर फ्रॉम गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज यजमान आपसे मुखातिब हूँ। आज हमने सेकेंड ईयर क्लास बायोलॉजी में से टॉपिक है आज हमारा जिसको हम डिस्कस करेंगे, वो है जी कॉन्सेप्ट्स इन होम्योस्टैसिस। जी तो कॉन्सेप्ट्स इन होम्योस्टैसिस, होमियो का मीनिंग होता है सेम और स्टैसिस का मीनिंग होता है स्टेट और कंडीशन। मतलब ऑलमोस्ट स्टेडी स्टेट ऑफ इंटरनल कंडीशन, स्टेडी स्टेट ऑफ इंटरनल कंडीशन को सेट रखना है, स्टेडी स्टेट में रखना है। उसके बाद हम एवोल्यूशनरी हिस्ट्री के बारे में कुछ डिस्कस करेंगे थोड़ा सा। ईच ऑर्गेनिज्म ऑफ अ स्पीशीज has assumed a specific set of internal environment suitable to its external environment or surrounding। हर जानदार यानी हर स्पीशीज के हर जानदार ने अपनी इर्तिका के दौरान अपनी इंटरनल बॉडी के लिए चंद स्पेसिफिक सेटअप रखे अपनी बॉडी के अंदर इंटरनल इन्वायरमेंट के लिए। किसके अकॉर्डिंग? इंटरनल इन्वायरमेंट, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, यानी अपने माहौल के मुताबिक। तो उससे लेकर फिर हर जानदार ने अपने इस सेटअप को, इस स्पेसिफिक कंडीशन के प्रोग्राम को हर जानदार ने रेगुलेट किया है और करते आए हैं और कर रहे हैं, जो कि उनकी सर्वाइवल के लिए लाजमी है। तो उसके बाद है जी एक्सटर्नल कंडीशंस। एक्सटर्नल कंडीशन ऑफ एक्सटर्नल इन्वायरमेंट देखें तो ये चेंज होती रहती हैं जी, और ये चेंजेस बहुत ज़्यादा हद तक भी बढ़ जाती हैं, तो ये जानदार के लिए नुकसानदेह हो सकती हैं। तो जानदारों ने इसके लिए अपने अंदर कंट्रोल मैकेनिज्म लाए हैं इन चीज़ों को रेजिस्ट करने के लिए। तो रेजिस्ट करते हैं जानदार चेंजेस इन एक्सटर्नल कंडीशन सो दैट इंटरनल कंडीशन में रिमेन विद इन नैरो रेंज। किसकी मदद से ये रेजिस्ट कर रहे हैं इंटरनल कंडीशन में चेंज आने से? कंट्रोल मैकेनिज्म की मदद से। उसके बाद होम्योस्टैसिस की डेफिनेशन है maintenance of internal environment by keeping fluctuation in narrow range as compared to wider external fluctuation। homeostasis बेसिकली क्या है जी? इंटरनल इन्वायरमेंट को मेंटेन कर रहा है बाय कीपिंग फ्लक्चुएशन इन नैरो रेंज। ये नहीं हो सकता कि चेंजेस बिल्कुल बॉडी के अंदर आए ही ना, बॉडी के अंदर चेंजेस आएंगी, बट होम्योस्टैसिस का ये मकसद है कि उस आने वाली चेंजेस को मिनिमाइज किया जाए, जितना हो सकता है मिनिमाइज किया जाए। कांस्टेंट ना हम हमारे कंट्रोल सिस्टम, बॉडी की कंट्रोल सिस्टम मैकेनिज्म ना कर सकते हैं बिल्कुल के कांस्टेंट रखें, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसी कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। तो उसका हल फिर यही है कि इन इंटरनल कंडीशन में जो चेंज आएगा उसे मिनिमाइज कर दिया जाए और एक नैरो रेंज में रखा जाए जिसका ज़्यादा नुकसान जानदार को ना हो। तो थस प्रोटेक्टिंग इंटरनल इन्वायरमेंट ऑफ द बॉडी फ्रॉम द हार्म ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, ताकि जो है जी बैरूनी माहौल में होने वाली बहुत ज़्यादा वसी पैमाने की तब्दीलियों को बॉडी पर इफ़ेक्ट करने से बचाया जाए, रोका जाए। तो नेक्स्ट स्लाइड है जी हमारे पास। ये मैंने एक स्केच इसमें ऐड किया है जिसमें टाइटल नीचे लिखा हुआ है जनरल पाथवे ऑफ होम्योस्टैटिक रेगुलेशन। तो ये जी आपके पास होम्योस्टैसिस है, नॉर्मल स्टेडी स्टेट ऑफ होम्योस्टैसिस है। अगर ये बैलेंस इम्बैलेंस होता है तो फिर क्या होगा जी? फौरन इस चेंज को डिटेक्ट करेगा रिसेप्टर। जैसे ही ये रिसेप्टर डिटेक्ट करेगा फौरन वो अपनी इनपुट एफरेंट पाथवे के थ्रू सेंसरी न्यूरॉन के जरिए कंट्रोल सिस्टम यानी ब्रेन तक पहुंचा देगा। कंट्रोल सिस्टम सेंटर यानी ब्रेन उस इनपुट को लेके डिसीजन करेगा और वो डिसीजन आउटपुट की सूरत में इफरेंट पाथवे मोटर न्यूरॉन के जरिए इफेक्टर तक पहुंचा दिया जाएगा कि जी ब्रेन का ये डिसीजन है। तो इफेक्टर जो है उस चेंज को रिस्पॉन्ड करेगा कि जो चेंज, जिस चेंज ने बॉडी पे इफेक्ट किया है उस चेंज को रिस्पॉन्ड कौन करेगा जी? इफेक्टर। कब? जब उससे पीछे से इंस्ट्रक्शन, ब्रेन की इंस्ट्रक्शन आएंगी तब। इसी तरह अगर ये इम्बैलेंस
हायर लेवल में जाने के बजाय लोअर लेवल में चला जाए, जिस तरह ये एरो है कि डाउनवर्ड चला जाए, फिर भी इसी तरह जो सेकंड कैटेगरी होगी रिसेप्टर की, इसी फैक्टर के हवाले से वो उस चेंज को डिटेक्ट करेगी एंड सेम उसी तरह पैगाम जाएगा ब्रेन को, और ब्रेन जो है अपनी डिसीजन जो होगा वो इफेक्टर तक, और इफेक्टर उसको रिस्पॉन्ड करेगा ताकि उस चेंज को न्यूट्रलाइज किया जा सके और दोबारा से होम्योस्टैटिक कंडीशन को बहाल किया जाए। एक और स्केच है जी यहाँ पर, ये अगर आप देख रहे हैं ये वेव फॉर्म में यहाँ पे वेव है, ये वेव के ऊपर ये एक डॉटेड लाइन है और ये एक नीचे डॉटेड लाइन है, ये दो डॉटेड लाइन के दरमियान ये वेव है। अब ये वेव क्या बता रही है जी, ये हेल्दी कंडीशन बता रही है कि ये जितनी वेव है यहाँ से लेके यहाँ तक इस तरह सेम डॉटेड लाइन्स के दरमियान, दोनों डॉटेड लाइन के दरमियान ये हेल्दी कंडीशन है। अगर वेव इस डॉटेड लाइन को क्रॉस करती है, यानी अबव लिमिट जाती है, ऊपर जाती है, तो ये भी डिसीज हो जाएगी। इसी तरह अगर ये वेव इस डाउनवर्ड जो डॉटेड लाइन है, नीचे डॉटेड लाइन है, इससे नीचे जाती है तो भी डिसीज का शिकार हो जाएगा वो बंदा, वो जानदार। इसी तरह नीचे लिखा हुआ है जी, होम्योस्टैसिस डज नॉट इन्वॉल्व कीपिंग द कंडीशन स्टैटिक। होम्योस्टैसिस का कतई मकसद नहीं है कि जो बॉडी के अंदर इंटरनल कंडीशन है उन्हें कांस्टेंट रखा जाए, क्योंकि पहले भी जिस तरह हम डिस्कस कर चुके हैं, हम स्टैटिक तो हमारी बॉडी रख ही नहीं सकती किसी सूरत में। तो इसीलिए इसका मकसद होता है जी कीपिंग बॉडी कंडीशन विद इन टाइटली रेगुलेटेड फिजियोलॉजिकल टॉलरेंस लिमिट, के फिजियोलॉजिकल जो टॉलरेंस लिमिट हैं उनके दरमियान टाइटली रेगुलेशन की जाए, नैरो रेंज में फ्लक्चुएशन हो ताकि बॉडी को ज़्यादा नुकसान ना पहुंच सके। ये मकसद होता है जी इसका। तो ये जनरल पाथवे था। उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड है जी हमारे पास, सिग्निफिकेंस और इंपॉर्टेंस ऑफ होम्योस्टैसिस। सेंट्रल रिक्वायरमेंट है for the survival of an organism. If an organism has to survive, he has to adopt, he has to do homeostasis. तो होम्योस्टैसिस से क्या होगा जी, लीड अडॉप्टेशंस आएंगी और ये अडॉप्टेशन एवोल्यूशन में हेल्पफुल होंगी, और फिर इस एवोल्यूशन का क्या रिजल्ट होगा डियर स्टूडेंट्स, इस एवोल्यूशन का रिजल्ट ये होगा कि ईच स्पीशीज के दरमियान डिफरेंसेस आएंगे, और ये डिफरेंसेस उस जानदार को, उस स्पीशीज को एडजस्ट करेंगे, उसकी सराउंडिंग में, उसके माहौल में उसे एडजस्ट करने की कोशिश करेंगे, और ज़्यादातर चांसेस में एडजस्ट हो जाता है। अगर नहीं होगा तो फिर वो जानदार की जो बका है वो ख़तरे में पड़ जाती है। उसके बाद है जी नेक्स्ट हमारे पास हेडिंग, और वो है जी होम्योस्टैटिक कंट्रोल एट ऑर्गेनिज्म लेवल। अब कंट्रोल सिस्टम दो होते हैं, कंट्रोल सिस्टम जो है जी दो होते हैं जानदार में। एक होता है इन्वायरमेंट, ये देखें जी एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है जिसमें वाइडर फ्लक्चुएशन हो रही है, और ये जानदार की बॉडी है, ये जो स्क्वायर बॉक्स है ये जानदार की बॉडी है। अब ये इन्वायरमेंट में वाइडर फ्लक्चुएशन हो रही है, और एक कंट्रोल सिस्टम है जानदार और माहौल के दरमियान, ये वाला। अब ये क्या कर रहा है जी, वाइडर फ्लक्चुएशन जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में हो रही है, बॉडी पे उसका असर मिनिमाइज कर रहा है और फ्लक्चुएशन नैरो रेंज में ला रहा है, और वहां पे क्या था, वाइडर रेंज में फ्लक्चुएशन हो रही है। ये क्या कर रहा है जी, नैरो रेंज में फ्लक्चुएशन लेके आ रहा है, यानी काफी हद तक इसने कंट्रोल करना है और कंट्रोल करता है जी। इसके बाद एक और कंट्रोल सिस्टम है जी जो सेल लेवल पे होता है, ये देखें ये वाला, ये कंट्रोल सिस्टम। अब ये क्या है जी, ये जानदार की बॉडी के अंदर होता है, और जानदार की बॉडी के अंदर दो टाइप की इन्वायरमेंट है। आप जरा गौर करें डियर स्टूडेंट्स, ये एक सेल्स के दरमियान वाली स्पेस होती है जिसे आप एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस भी कहते हैं, और इसका यहाँ पे नाम हमने देना है एक्स्ट्रा सेलुलर इन्वायरमेंट, यानी एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस वाली जो जगह है वो अब माहौल के तौर पे काम करेगी। माहौल के तौर पे एक उसका माहौल है जी, एक इन्वायरमेंट है। तो ये एक्स्ट्रा सेलुलर इन्वायरमेंट हो जाएगी सेल के बाहर, और एक सेल के अंदर वाला माहौल इंट्रा सेलुलर इन्वायरमेंट। इसी तरह इधर भी हम लिख सकते हैं, तो एक साइड पे लिखने पे इत्तफाक ही है, ये भी इंट्रासेलुलर इन्वायरमेंट है। अब ये इंट्रासेलुलर इन्वायरमेंट ऑफ सेल और एक्स्ट्रासेलुलर इन्वायरमेंट ऑफ द सेल्स, यानी बॉडी के दरमियान दो माहौल हो गए यहाँ पे, एक सेल्स के दरमियान वाला और एक सेल के अंदर वाला। इनके दो के दरमियान भी यहाँ पे कंट्रोल सिस्टम है। ये कंट्रोल सिस्टम उस कंट्रोल सिस्टम ने जो काम किया है उससे भी ज़्यादा सुपर्ब काम कर रहा है, यानी ये जो फ्लक्चुएशन है उनको एक्सट्रीमली नैरो कर रहा है,
यानी बहुत हद तक और मिनिमाइज कर देता है ताकि सेल्स पर कोई इफेक्ट ना हो, क्योंकि आप जानते हैं सेल्स जो है जी वेरी डेलिकेट होते हैं, वेरी सेंसिटिव होते हैं, तो इसीलिए इनको कोई भी अगर फैक्टर ज़्यादा अपसेट करेगा थोड़ा सा तो ये इनकी डेथ हो जाएगी, क्योंकि सेल वेरी सेंसिटिव होते हैं। ठीक हो गया जी, ये जानदार के इंटरनल इन्वायरमेंट के बारे में हो गई। तो अब हम वापस स्लाइड पे चलते हैं जी। ये इसकी हम बात कर रहे थे। तो होमियोस्टैटिक कंट्रोल एट ऑर्गेनिज्म लेवल जो हमने अभी देखा था कि माहौल और जानदार के दरमियान काम कर रहा था, ये क्या करता है जी, ये 3 जो मोस्ट ससेप्टिबल कंपोनेंट है, वैसे तो काफ़ी सारे हैं ससेप्टिबल कंपोनेंट, लेकिन 3 मोस्ट ससेप्टिबल कंपोनेंट है इंटरनल इन्वायरमेंट के, जो कि एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, एक्सटर्नल फ्लक्चुएशन से चेंज हो सकते हैं। ये कंट्रोल सिस्टम उसको रेजिस्ट करते हैं ताकि चेंज ना आए, या आए तो बहुत कम है। ये कौन से फैक्टर हैं जी? ये फैक्टर हैं जी वाटर, साल्ट्स और हीट वगैरह। अब ये जो फैक्टर हैं किन प्रोसेस को इफेक्ट करेंगे? ऑस्मोरेगुलेशन इफेक्ट करेंगे, ऑस्मोरेगुलेशन को इफेक्ट करेंगे। ऑस्मोरेगुलेशन क्या है जी? इंटरनल रेगुलेशन ऑफ वाटर और साल्ट बैलेंस ऑफ द बॉडी होती है। थर्मोरेगुलेशन को करेंगे, जो कि प्रोसेस है इंटरनल रेगुलेशन ऑफ बॉडी हीट का को कंट्रोल करने का है। एक्सक्रीशन को इफेक्ट कर सकते हैं ये फैक्टर्स। एक्सक्रीशन क्या है जी? एलिमिनेशन वन नाइट्रोजन वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द बॉडी है। ये प्रोसेस जो है नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट को बॉडी से बाहर रिमूव करता है, उसको भी इफेक्ट ये कर सकते हैं 3 फैक्टर्स। ठीक हो गया जी। नेक्स्ट स्लाइड है हमारे पास ऑस्मोरेगुलेशन। ये एक डायग्राम मैंने यहाँ शो की है। इस डायग्राम से थोड़ा बहुत ऑस्मोरेगुलेशन जो है वो मैं ब्रीफ करना चाहूँगा। ये वाइट जो डॉट्स हैं इसका मतलब वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, और ये जो रेड डॉट है इसका मतलब सोल्यूट मॉलिक्यूल है। अब अगर आप गौर करें मेम्ब्रेन के इस साइड पर और इस साइड पर, तो अब मेम्ब्रेन के इस साइड पर वाटर मॉलिक्यूल कम है, इधर ज़्यादा है, इधर सोल्यूट मॉलिक्यूल ज़्यादा है और इधर कम है। तो ये डिफरेंस क्यों आ रहा है जी? ये डिफरेंस इस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन क्रिएट कर रही है। ठीक हो गया जी। ये कौन डिफरेंस क्रिएट कर रही है? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। इसको आप एक्सोसेलर इन्वायरमेंट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म समझ लें, और इसको आप इंट्रासेलुलर इन्वायरमेंट ऑफ सेल यानी ऑफ ऑर्गेनिज्म समझ लें। तो ये उसके दरमियान ये यानी सेल मेम्ब्रेन, ये सेकंड कंट्रोल सिस्टम जो कि जानदार की बॉडी के अंदर काम कर रहा है, ये उसको, ये डायग्राम उसको जाहिर करती है जी। नेक्स्ट स्लाइड। ये डिस्कस हम कर चुके हैं डिटेल से डायग्राम। नेक्स्ट स्लाइड। होमियोस्टैटिक कंट्रोल एट सेल लेवल जी। ये कंट्रोल सिस्टम जिस तरह अभी हम पढ़ के आए हैं, इंटरसेलर एंड एक्स्ट्रासेलर इंटरनल इन्वायरमेंट के दरमियान ये कंट्रोल सिस्टम काम कर रहा था। ये क्या करता है जी? फ्लक्चुएटिंग कंडीशन ऑफ सेल को मिनिमाइज कर देता है, बहुत नैरो रेंज में करता है, ताकि जो चेंज है वो बहुत कम आए और सेल को इफेक्ट कम हो, लेकिन फिक्स कभी नहीं कर सकता। तो फॉर एग्जांपल वाटर अवेलेबिलिटी है, ये कंट्रोल सिस्टम जो है जी बॉडी को कभी वुड नॉट लेट द बॉडी फ्लडेड ड्यूरिंग अबंडेंट वाटर सप्लाई। अबंडेंट वाटर सप्लाई में कभी भी बॉडी को सैलाब वाली सूरत हाल का सामना नहीं करने देंगे। इसी तरह वाइस वर्सा, मिसाल के तौर पर पानी की कमी है तो इसका ये मतलब नहीं है कि बॉडी खुश्क साली जैसी सूरत हाल का सामना करे या उसके ऊपर इफेक्ट्स हों। तो बॉडी ऑलमोस्ट हर हालत में 70 से 80%, 70 to 80% वाटर अपने अंदर मेंटेन करती है। इसी तरह बाकी चीज़ें वाटर के साथ साथ साल्ट हो गए, मेटाबोलाइट हार्मोन वगैरह, ये तमाम चीज़ें भी रिक्वायर्ड रेंज में रखी जाती हैं विद इन द सेल एज कम्पेयर टू आउटसाइड ऑफ द सेल। उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड है जी, द लास्ट वन, प्रिंसिपल और रूल ऑफ होमियोस्टेसिस। प्रिंसिपल और रूल ऑफ होमियोस्टेसिस। होमियोस्टेसिस का रूल या प्रिंसिपल क्या है? होमियोस्टेसिस का मैकेनिज्म मेंटेन करते हैं, होमियोस्टैटिक मैकेनिज्म मेंटेन करते हैं लोअर लेवल ऑफ रेंज इन डाउनवर्ड टाइप ऑफ फ्लक्चुएशन एंड हायर लेवल ऑफ रेंज ड्यूरिंग अपवर्ड फ्लक्चुएशन ऑफ एक्सटर्नल एनवायरनमेंट आर सराउंडिंग आर एनवायरनमेंट। तो ये क्या है जी? होमियोस्टैटिक मैकेनिज्म क्या कर रहे हैं? लोअर लेवल ऑफ चेंज को मेंटेन करते हैं ड्यूरिंग डाउनवर्ड फ्लक्चुएशन, यानी अगर फैक्टर कम हो रहा है, फॉर एग्जांपल टेम्परेचर कम हो रहा है, तो उसकी लोअर जो लेवल है बॉडी को चाहिए उसको मेंटेन करेंगे, और इस तरह अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है तो ये कंट्रोल सिस्टम हायर लेवल ऑफ टेम्परेचर जो बॉडी को चाहिए उसको मेंटेन करेंगे। तो इसमें एक और एग्जांपल मैंने कोट की हुई है, फॉर एग्जांपल होमियोस्टैटिक मैकेनिज्म ऑफ बॉडी
मेंटेन्स लोअर लेवल ऑफ रेंज इन ड्राई कंडीशन, ड्राई कंडीशन में लोअर लेवल ऑफ वाटर रिक्वायरमेंट मेंटेन की जाएगी। इसी तरह हायर लेवल ऑफ रेंज में जब पानी बकसरत अवेलेबल होगा तो अबंडेंट वाटर सप्लाई रखी जाएगी बॉडी में, मतलब हायर लेवल ऑफ रेंज रखी जाएगी। अबंडेंट वाटर सप्लाई में बॉडी क्या करेगी जी, बॉडी के लिए कंट्रोल सिस्टम हायर लेवल ऑफ रेंज रखेंगे पानी की। तो इससे क्या होता है जी, दिस इज प्रिटी गुड फॉर द ऑर्गेनिज्म टू फील नॉर्मल इन कॉन्स्टेंट चेंजिंग इन्वायरमेंट। ये जानदार के लिए कॉन्स्टेंट चेंजिंग इन्वायरमेंट में बहुत फ़ायदेमंद है कि उसके लिए जो लोअर लेवल ऑफ रेंज मेंटेन हो जाए इन लोअर लेवल इन डाउनवर्ड टाइप ऑफ फ्लक्चुएशन, और हायर लेवल ऑफ रेंज मेंटेन की जाए इन हायर लेवल ऑफ फ्लक्चुएशन में, हायर फ्लक्चुएशन में। ठीक हो गया जी। तो ये आज का हमारा लेक्चर था डियर स्टूडेंट्स। अगर कोई क्वेश्चन हो तो वो आप कमेंट बॉक्स में करेंगे और अपना फीडबैक लाजमी दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़, रब रखा।